हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। यह पाठ एक एकांकी है, अर्थात 1 अंक वाला छोटा सा नाटक। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने इस एकांकी की रचना इतनी खूबसूरती से और जीवंत की है कि पाठ पढ़ते समय ऐसा लगता है कि आंखों के सामने ही दृश्य दिखाया जा रहा हो। ऐसे तो रीढ़ की हड्डी शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके कारण शरीर गतिशील होता है। इसके बिना जीवन असंभव है। पर इस एकांकी का शीर्षक व्यंग्यात्मक है, जिसका अर्थ है व्यक्तित्वहीन होना। लेखक इस एकांकी के द्वारा यह दिखाना चाहते हैं कि समाज में कुछ लोगों की सोच कितनी संकीर्ण और पुरानी होती है। वे लड़की के प्रति संकुचित दृष्टिकोण रखते हैं। लेखक ने इसी मानसिकता पर प्रहार किया है। इसका मुख्य विषय यह है कि उमा के पिता अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में कराना चाहते हैं जो कम पढ़ी लिखी बहू चाहता है। इसके लिए वह बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाकर शादी तय करना चाहते हैं। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। एकांकी या नाटक मंच पर मंचन होता है, इसीलिए शुरुआत में पर्दा उठता है और अंत में पर्दा गिरता है। सबसे पहले स्टेज या मंच का दृश्य है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ अर्थात 50-60 साल की उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है। ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे, हमने भी जवानी में कसरतें की है। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं। हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी। कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग यानी सांवला रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त थी। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ, तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी जो बदल कर आए हो, और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में टाट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। उमा को देखने गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आने वाले हैं। उन्हीं के स्वागत की तैयारी में रामस्वरूप बाबू, उनकी पत्नी और उनका नौकर तीनों मिलकर नोकझोंक करते हुए कमरे को सजा रहे हैं। अब हम लोग यदि इस एकांकी के एक एक पात्र पर गौर करें तो एकांकी आसानी से समझ में आ जाएगी। एकांकी के सबसे पहले पात्र है उमा के विवश पिता रामस्वरूप। वे अपनी बेटी को बीए तक पढ़ा लिखा कर सर्वगुण संपन्न और योग्य बनाने में गर्व महसूस करते हैं, जिनका विचार तो प्रगतिशील है, पर हर पिता की तरह उनकी भी यह इच्छा है कि उमा की शादी अच्छे खानदान में हो। इसी चाहत में वह कमजोर पड़ जाते हैं। लड़की और उसके पिता को खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। नाश्ते के लिए मिठाई, नमकीन, फल, चाय, टोस्ट आदि का इंतजाम किए हैं। टोस्ट में मक्खन लगाने के लिए अपने नौकर को दुकान भेज देते हैं,
क्योंकि मक्खन मंगाना वे भूल गए थे। वे चाहते हैं कि किसी तरह उनकी बेटी की शादी पक्की हो जाए। इस प्रबल इच्छा के कारण वह लड़के के पिता के अनुचित बातों में भी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि वे झूठ भी बोलते हैं, अपनी पढ़ी लिखी बेटी को कम पढ़ा लिखा बताते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि उनकी बेटी भी झूठ बोले, दिखावा करे, ताकि ये शादी पक्की हो जाए। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सवा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। बाबू राम स्वरूप अपने आप को एक मजबूर पिता मानते हैं, जिससे ना चाहते हुए भी वे लड़के वालों की हर शर्त मानने को तैयार है। एकांकी की दूसरी पात्र है रामस्वरूप बाबू की पत्नी और उमा की माँ प्रेमा। वह एक सामान्य पत्नी और माँ है, पर प्रेमा पुराने ख्यालात की है। उनका मानना है कि अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी अर्थात स्त्री को सभी प्रकार का ज्ञान देने वाली पुस्तक पढ़ ली, बस। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। उनका मानना था कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने से लड़कियां सिर पर चढ़ जाती हैं। उनके ज्यादा बोलने के कारण उनके पति उनकी तुलना ग्रामोफोन से करते हैं, जो हर समय बजते रहता है। कहानी के तीसरे पात्र हैं गोपाल प्रसाद, जो लड़का के पिता है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस नहीं पोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। गोपाल प्रसाद ऐसे तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर वकालत के पेशे से जुड़े हैं। अपने पुत्र को वह मेडिकल की पढ़ाई करवा रहे हैं, पर बहू उनको 10वीं पास चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अधिक पढ़ी लिखी बहू अपने अधिकार के प्रति जागरूक होगी और उसको दबाया नहीं जा सकता। पर कम पढ़ी लिखी बहू उनके हर बात को सिर झुकाकर बर्दाश्त कर लेगी। उनको वह अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। गोपाल प्रसाद एक घमंडी व्यक्ति है। उनको अपने आप पर घमंड है। वह अपने जमाने की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बखान करते हैं। बिना किसी शर्म और संकोच के वह झूठ और दिखावे का वर्णन भी ऊंचे स्वर में करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें अभिमान कूट कूट कर भरा है। उनका बेटा शंकर 1 साल फेल हो चुका है, उसे भी वह बीमारी के कारण बताते हैं। घमंडी होने के साथ साथ गोपाल प्रसाद एक लालची व्यक्ति है, जो शादी को भी बेशर्मी से बिजनेस बताने में संकोच नहीं करते। होने वाली बहू का चश्मा भी उनको खटकता है। उनको सर्वगुण संपन्न बहू भी चाहिए, पर पढ़ी लिखी नहीं, और ऐसी बहू चाहिए जो अपनी मर्जी से नहीं चले, बल्कि उनके कहने के अनुसार चले। एक वकील होते हुए भी वह लड़का लड़की में अत्यधिक भेदभाव करते हैं। वे कहते हैं, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे, मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। वे लड़की को एक वस्तु या पशु पक्षी के समान समझते हैं, जिसकी तुलना करते हुए वह कहते हैं कि जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। गोपाल प्रसाद मजाकिया भी है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने वाला मजाक कर वे सबका मनोरंजन करते हैं। उनका मानना था कि हर महिला को खूबसूरत दिखने की चाहत होती है। अगर सरकार खूबसूरती पर टैक्स लगा दे तो उसकी आमदनी सबसे ज्यादा होगी। यह एक ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। उनका मानना था कि पुरुष को पढ़ा लिखा और महिलाओं को खूबसूरत होना जरूरी है, पर शिक्षित नहीं। वे कहते हैं कि कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। कांकी का चौथा पात्र है शंकर, जो लड़का है और अपने पिता के साथ उमा को देखने आया है।
शंकर बिना रीढ़ की हड्डी का है, अर्थात उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। वह पिता के इशारों पर चलने वाला, पिता की हाँ में हाँ मिलाने वाला लड़का है। शंकर चरित्रहीन भी है। वह लड़कियों के आगे पीछे घूमने के कारण अपमानित होते रहता है। इसी चक्कर में मार खाने से उसका बैकबोन टेढ़ा हो चुका है। अर्थात शंकर का मन के साथ साथ तन भी दुर्बल है। वह तनकर सीधा बैठ भी नहीं पाता। हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छा पति बनने के योग्य नहीं है। एकांकी की मुख्य नायिका है उमा, जो शिक्षित, समझदार, प्रगतिशील विचारधारा वाली विवाह योग्य लड़की है। वह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ही गाना बजाना, पेंटिंग तथा अन्य कला में भी निपुण है। उमा को अपनी शिक्षित होने पर गर्व है। वह बनावटी सुंदरता से दूर सादगी पसंद करती है। साथ ही साहसी और स्वाभिमानी लड़की है। उमा को देखने जब मेडिकल की पढ़ाई कर रहा कमजोर व्यक्तित्व और चरित्र वाला लड़का शंकर अपने पिता के साथ आता है, अपने पिता की बातें मानकर मीरा के पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई तल्लीनता से गा रही थी, तभी उसकी दृष्टि ऊपर उठी तो उसने शंकर पर नजर पड़ते ही उसे पहचान लिया, जो लड़कियों के हॉस्टल में आगे पीछे घूमते रहता था। पकड़े जाने पर वह नौकरानी के पैरों में गिरकर अपना मुंह छिपाकर भाग गया था। ऐसे चरित्रहीन लड़के से शादी करना उसके आत्मसम्मान के लिए सही नहीं था। उसने तुरंत गाना बंद कर दिया, पर अपने पिता की इज्जत का ख्याल कर वह चुप रह गई। लेकिन गोपाल प्रसाद के अनेकों सवाल ने उसे अंदर से व्यथित कर दिया। वह मजबूती से कहती है कि जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर अपने घर ले जाता है। एकांकी के अंत में उमा शंकर के पिता से व्यंग्यात्मक आवाज में, घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। उमा अपनी बातों से लड़के और उसके पिता को निरुत्तर कर देती है, अर्थात वह वाक्पटु है। उसमें अपनी बातें कहने की योग्यता है। एकांकी का छठा पात्र है रतन, जो राम स्वरूप का नौकर है। वह राम स्वरूप के साथ नोकझोंक करते हुए उनके घर का काम करता है। एकांकी के अंत में उसका मक्खन लाना बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि अब तक राम स्वरूप बाबू लड़के वालों को मक्खन ही लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका प्रयास व्यर्थ हो जाता है। एकांकी समाप्त होता है, पर्दा गिरता है। इस एकांकी में शंकर और उनके पिता उन लोगों के प्रतीक हैं जो महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते। ऐसे लोग पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा देते हैं, जबकि उमा उन लड़कियों की प्रतीक है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहती हैं। आज भी समाज में उमा के जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें भेड़ बकरी की तरह नाप तोल कर, जांच परख कर घर की बहू बनाया जाता है, फिर उस पर अत्याचार भी किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए लड़कियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। युवाओं को चाहिए कि वे दहेज को नहीं बल्कि लड़की को प्राथमिकता दे और अपने बराबर का ही इंसान समझे। युवा वर्ग ही समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव न करने की जागरूकता फैला सकते हैं। समाज में उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो अपनी अहमियत को समझे। इस एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी उन युवाओं पर सटीक बैठता है जो पढ़ाई पर ध्यान न देकर मौज मस्ती में लगे रहते हैं और अपने आप को दुर्बल बना बैठते हैं। अपनी ही लापरवाही उनको जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। वे अपने उद्देश्य से भटककर अपना और दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह एकांकी आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि समाज में अभी भी कुछ बदलाव की जरूरत है, जो आप लोगों के द्वारा ही संभव हो सकता है। यदि आपको इस एकांकी का अर्थ समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।